अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई सुबह के साथ हन्नान बुखारी का आपकी खिदमत में सलाम पेश है। दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और इस मुबारक दिन के अंदर हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस मुबारक दिन में जहां रहमतें अपने नाजिल करता है इस ज़मीन के ऊपर, आपके तमाम गम दूर कर दे और आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियां लाए। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त होता चला जा रहा है। धूप तो निकलती है लेकिन उसके साथ साथ ठंड भी रहती है और ठंड के अंदर धूप को सेकने का भी अपना ही मज़ा है। शहरी जो है खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आइंदा आने वाले 24 घंटों के लिए मौसम कैसा रहेगा देखते हैं टुडेज़ वेदर में। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिदा, बताइएगा कि आने वाले 24 घंटों के अंदर शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा? क्या धुंध के असरात रहेंगे या धुंध नहीं होगी? और इसके साथ साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा या सर्दी कम होगी? जी हनान, आज दिन के आगाज़ से ही फैसलाबाद का जो मौसम है वो बेहतर है और सुहाना भी है। शहरी जो है वो मौसम को बाहर बैठकर धूप भी सेक रहे हैं और मौसम को एंजॉय करें, क्योंकि सूरज भी पूरी आबोताब के साथ निकल रहा है। तो उसके साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही है जो कि बहुत ही खूबसूरत सा इस वक्त मौसम जो है वो बन रहा है। दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 22 तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया। हवा में इस वक्त नमी का तनासब 74% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं भी बारिश बरसने का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया। जी बहुत शुक्रिया शाहिदा परवीन। बारिश के इम्कान तो नहीं है लेकिन सर्दी फिर भी शहर फैसलाबाद के अंदर मौजूद है। लेकिन इस खुश्क सर्दी की वजह से बहुत सारे नज़ला ज़ुकाम और ऐसी बीमारियों के खदशात होते हैं, लेकिन जब बारिश पड़ जाती है उससे सर्दी की शिद्दत में तो इजाफा होता ही होता है, मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो जाता है। तो आगे चलते हैं जनाब। जैसा कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उसे अपने अंदर महफूज मत रखें, बाहर निकालें उस टैलेंट को। एक वीडियो बनाएं 30 सेकंड की और सेंड करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। व्हाट्सएप करें उस नंबर पे और वो टैलेंट आपका एक्टिंग का भी हो सकता है, सिंगिंग का टैलेंट हो सकता है, आपके अंदर जो भी टैलेंट मौजूद है बिना किसी देर के उसकी वीडियो बनाएं और हमें व्हाट्सएप करें। इसी के साथ साथ अगर आपकी खुशियां घर पे ऊपर सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी सालगिरह है तो सालगिरह की वीडियो भी आप हमें भेज सकते हैं। हम आपकी खुशियों में अपनी स्क्रीन के ऊपर वो वीडियो चला के ज़रूर शामिल होंगे। तो आज शीन खालिक ने हमें अपनी एक वीडियो भेजी है। क्या टैलेंट है उनका, आइए आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स जो हैं इस बच्ची की तरफ से बनाई गई है और लेड पेंसिल का इसमें इस्तेमाल किया गया है। हाथों में बड़ी ही सफाई और रनात के साथ इसने इन चीज़ों को बनाया है और बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी स्केचिंग जो है वो की है। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो हमारे लहंगा हैं या फिर वेस्टर्न ड्रेसेस हों जिसके अंदर आपकी पैंट शर्ट आ जाती है, पजामा और शर्ट आ जाती है, उसके अंदर भी काफ़ी तस्वीर जो है वो बनाई है। लहंगे के अंदर भी बहुत खूबसूरत तस्वीर जो है उन्होंने बनाई है और एक विजनरी इनके अंदर सोच मौजूद है जिसको इस्तेमाल करते हुए बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने एहसासात की झलक जो है इन तस्वीरों के ज़रिए बच्ची दिखा रही है। तो बहुत अच्छा टैलेंट है आपके अंदर शीन खालिक, आप इस टैलेंट को जारी रखें और ज़बरदस्ती पेंटिंग्स बनाते रहें, अपने हाथ को मज़ीद निखारें ताकि आप जब कल को कोई एग्जीबिशन लगाएं तो लोग उसे धड़ाधड़ देखने के लिए आएँ वहाँ पे। और हम तो आपके हुनर को बहुत सराहते हैं, इसको मज़ीद पॉलिश करें ताकि आप अपना अच्छा नाम इस फील्ड के अंदर बना सकें। तो जनाब, एक और वाक़े के हवाले से हम यहाँ पे लाजमी गुफ्तगू करना चाहेंगे। गुज़श्ता दिन इस्लामाबाद के अंदर एक कैफ़े मौजूद था जिसकी जो मालिक हैं उन्होंने अपने मैनेजर की तज़हीक इस बात पे की कि उसको इंग्लिश ठीक तरीके से नहीं आती थी और ये वीडियो जब सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ी तो तनकीद का निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया के ऊपर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग हैं जो कि उस मैनेजर के हक में बोलना शुरू हो गए कि इसकी कॉम्पिटेंसी को आप इसकी लैंग्वेज के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्या वो आपके कैफ़े की तमाम तर जितने भी वहाँ के काम थे बेहतर अंदाज में नहीं कर पा रहा था।
अगर सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड इंग्लिश को ही सेट किया जाता है तो इंग्लिश स्पीकिंग किसी मैनेजर को रख लिया जाता है, ये मैनेजमेंट के मामलात होते हैं। खैर, सोशल मीडिया के ऊपर जब इसे तनकीद का निशाना बनाया गया तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी इसके ऊपर बोला, लेकिन उसके हवाले से बताने से पहले मैं चाहता हूं आप वो वीडियो देखें। Hi, I'm Uzma and this is Dia. Hi. We own Cannoli and we were bored, so we would like to introduce you to our team. Is our manager. Okay? Hi. Good. Dia, would you like to ask him a few questions? Wes, how long have you been working for us? I think last 9 years. 9 years. Yeah. Wes was one of our first hires when we opened Cafe Soul. Yes. And how many classes have you taken for English? I think 3. 3. 3 years, you mean? No. 3 whole courses. 6 months, 1 class. 6 months, Yes. one class. Yes. So a year and a half. So a year and a half you Yes. studied English. Yes. Sir. So could you please speak to everyone in English and say a sentence? Introduce Nice. yourself. Hi, my name is Awais Aftab, and I job their manager, and And that's it. Shabash. So this is our manager who's been with us for 9 years. बहुत बुरी बात आप किसी का मजाक उड़ाएं लोगों के सामने और अपनी दोस्त को अपने ही कैफे में बुला के उसके साथ मिलके आप मजाक बना रहे हो अपने मैनेजर का, तो ये बहुत ही बुरी बात है। इसका जो सोशल मीडिया पे इम्पैक्ट आया वो बहुत ही इन मालिकान के खिलाफ आया। लोगों ने इनका मजाक बनाया और इनको बताया कि सिर्फ और सिर्फ आपके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश पे ही सेट नहीं होने चाहिए। वो मैनेजमेंट के हालांकि मामलात बड़े अच्छे तरीके से उस कैफ़े के देख रहा था, लेकिन अपनी दोस्त के साथ फ़न करने के लिए, मजाक करने के लिए उसकी वीडियो भी फिर बनाई और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला इस सेंस में कि इस मैनेजर का मजाक बनेगा, लेकिन उल्टा मजाक इन मालिकान का ही बन गया। अब एक और यहाँ पे अच्छी चीज़ कि जैसे ही साबिक गवर्नर सलमान तसीर जो कि पंजाब के गवर्नर थे, उनके बेटे शहबाज तसीर ने इस वीडियो को देखा तो उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरे HR जो है वो फाइंड करने की कोशिश कर रहा है इस लड़के को और वो अपने रेस्टोरेंट के अंदर इसे जॉब देने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से इनका मजाक उड़ाया गया उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी जो है वो वायरल हो रही थी। तो सोशल मीडिया की ही हेल्प से शहबाज तसीर ने इस लड़के को तलाश करने की ख्वाहिश जाहिर की और ये भी बताया कि इसको जॉब भी जो है वो दी जाएगी। तो ये ऑफर जो है इसको की है और अगर किसी को भी इस लड़के के बारे में पता है तो लाजमी तौर पे शहबाज तसीर के अकाउंट में जाके उस पर जो है वो मैसेज भी कर सकता है, इसका बता भी सकता है। तो हेल्प आउट करें उस चुंगल से निकलने के लिए उस लड़के को जिसमें वो फंसा हुआ है, जहां पे किसी शख्स की इज्जत ना हो। वहां पे कहा जाता है कि सोने के चम्मच से भी खाना दिया जाए तो वहां पे नहीं खाना चाहिए। तो इज्जत सबसे बेहतर चीज होती है, क्योंकि इंसान जिंदगी में मेहनत करता है, रिज़्क कमाता है या कुछ भी करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत कमाने के लिए करता है। तो इज्जत जहां पे ना हो वहां पे रुकना भी नहीं चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारे साथ इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर तैयब मकबूल मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। तैयब, वेलकम करते हैं पहले तो आपको शो पे। तैयब, क्या कहेंगे, ये बड़ी ही अजीब और घटिया हरकत की गई है रेस्टोरेंट मालिक की तरफ से और आप किसी का मजाक बना के अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा ख्याल है इससे घटिया बात और कोई हो नहीं सकती। शुक्रिया नान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एक बड़े कम्प्लेक्स की निशानी है। एक तो किसी की वैसे ही सेल्फ रिस्पेक्ट को आप टॉन्ट करें, उसको मजरू करें, ये अखलाकी तौर पे, मजहबी तौर पे, किसी भी तौर पे ठीक नहीं है। वो खातून ये ज़ाहिर कर रही हैं कि मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मैं इंग्लिश रवानी से फ्रीक्वेंटली बोल रही हूँ, इसको इंग्लिश नहीं आ रही, शायद ये लिटरेट है। तो आप दूसरी तरफ ये देखें कि उसका एजुकेटेड होना उसको ये नहीं बता सका कि किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। तरबियत नहीं थी। तरबियत। दूसरी बात ये है नान कि ये बड़ा अलमी है, सॉरी टू से, कि हम आज तक शायद वो ये आप अक्सर ये बात सुनते होंगे कि अंग्रेज़ की गुलामी से आज़ाद नहीं हुए। हमारा सिस्टम शुरू से ही इस किस्म का है। आप हमारे मैट्रिक से देख लें, मैट्रिक में इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट है, उसके बाद अब FSC में आएंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये इंग्लिश में है। इसी तरह आगे चलते जाएं। हमें शायद शुरू से ज़हनी तौर पर इंग्लिश का ग़ुलाम बना दिया गया है। हमारी जो एक मुल्की ज़ुबान है वो उर्दू डिक्लेयर हुई है जब से पाकिस्तान बना है, लेकिन हमारे जो कोर्स के फ़ैसले होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। हमारी जो तमाम ब्यूरोक्रेसी आपस में जो लेटर लिखते हैं एक दूसरे को, कम्युनिकेशन होती है इन रिटर्न, वो भी इंग्लिश में होती है। ये हम तो शुरू से ही हमें ज़हनी तौर पर इस बात का ग़ुलाम बना दिया गया है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती
उसको एजुकेटेड नहीं समझा जाएगा। तो और इस बात को लेके किसी की तजलील करना, और अच्छा तजलील आपने अपनी फ्रेंड के सामने तो की, उसको वायरल करना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अखलाकी जुर्म है। क्योंकि ये वीडियो जो बनाई जा रही थी ना तैयब साहब, ये किसी वहाँ पे जो शहरी मौजूद था उसकी तरफ से नहीं बनाई जा रही थी, कोई ऑफिस के स्टाफ की तरफ से नहीं बनाई जा रही थी, कैफे के स्टाफ से। ये स्पेशली इस वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस लड़की ने किसी के हाथ में खास तौर पे मोबाइल पकड़ाया, पहले उसे इंटेंशनली बुला के उसने कहा कि या अब मैं ये सवाल इससे करूंगी, इसने इस पे ये जवाब देना है, आपने इसकी वीडियो बनानी है जो हम इंटरनेट पे डाल के इसकी तस्दीक करेंगे। अब वो वीडियो तो बना ली गई, इंटरनेट पे भी डाल दी गई, लेकिन इसका फैसला अवाम ने करना था कि वो कैफे की मालिक ठीक है या फिर वो लड़का ठीक है जिसकी तस्दीक की जा रही थी। तो अल्टीमेटली अवाम ने फैसला किया कि आप इसकी कॉम्पिटेंसी का मेयार जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश तस्वर कर रहे हैं, जो कि गलत है। और इससे भी ज्यादा गलत बात यह है कि आप उसकी तस्दीक कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं तमाम स्टाफ के सामने भी, और इसके साथ साथ अपनी दोस्त को बुला के भी। अगर उससे कोई मसला था तो उसे फारिग कर दें आप, ये मजाक बनाने की क्या जरूरत है आपको। तो आप तैयब साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? इस तरह के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए दूसरों को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। हनान, आप देखें हमारे तालीम बहुत आम हो गई है, जगह जगह कॉलेजेस स्कूल बन गए हैं, प्राइवेट कॉलेजेस स्कूल बहुत ज़्यादा बन गए हैं। और अब तो एक वक्त था जहाँ ग्रेजुएट को बड़ी ऑनर दी जाती थी कि ये ग्रेजुएट है। अब ये देखें, अब तो PhD भी बड़ी आम सी बात हो गई है, लोग कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ तालीम हासिल हो रही है, इल्म हासिल नहीं हो रहा, तरबियत नहीं की जा रही, और शऊर नहीं आ रहा। देखें, किसी की तजलील करना तो वैसे ही बड़ी गलत बात है, और फिर उसको वायरल करना सेल्फ। अच्छा, हम एक बड़ा अलमिया वो हमारी सोसाइटी में सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करने को जुर्म कंसीडर किया ही नहीं जाता। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा अखलाकी जुर्म है। आप किसी को मार दें वो तो मार ही दें, लेकिन आप किसी की तजलील करके उसको इस तरह वायरल भी करें, वो सारी ज़िंदगी वो। अच्छा, अब होता क्या है, ये हमारी सोसाइटी में बड़ी कॉमन बात है, हम बच्चों से लेकर बड़ों तक यही कर रहे हैं, बच्चों की भी इस तरह तजलील कर रहे हैं, हम इसी तरह सबके सामने डांट रहे हैं, उनका तज़हीक कर रहे हैं, उनका मजाक कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि बच्चे साइकोलॉजिकल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, और उनको वीक कर दिया जाता है, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं वो। अच्छा तैयब साहब, मैं यहाँ पे एक चीज जरूर पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ये तो एक सोशल मीडिया पे आ गया वाकया, नोटिस ले लिया गया, बहुत सारे इस तरह के वाकयात और भी होते हैं जो कि अवाम की नजर में आते ही नहीं। क्या कोई ऐसा कानून मौजूद है हमारे यहाँ आइन में, या फिर कोई कानून ऐसा मौजूद है कि किसी की अगर कोई तज़हीक करता है, इस तरह से उसे जलील करने की कोशिश करता है, वो उसे सू कर सकता है? हनान, नहीं, ये बड़ा सितम ज़रीफ़ी है हमारी कि ऐसा कानून कोई नहीं है। हमारे कानून में इतना सुकम है। कल ही मैं एक ऑफिसर से ये बात कर रहा था कि अगर कोई बंदा किसी की 10 अरब की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले तो उस पर जो ऑफेंस लगेगा वो बेलेबल है। अगर अरेस्ट भी हो जाएगा, जाते ही सुबह उसकी बेल हो जाएगी। इसी तरह आप किसी के साथ 1 अरब खरब का फ्रॉड कर लें, वो 420 फ्रॉड की दफा लगेगी, जो कि लगेगी वो बेलेबल है। जो लाख रुपए वाले पे लगेगी वही 10 अरब लगेगी और बेलेबल है। हमारा ये बड़ा आलमी है। ये हमारे तो जो जरर है ना, जिसे हम चोट कहते हैं, लड़ाई झगड़ा, उसमें भी अगर आप किसी का सर फाड़ दें और 2-4 टांके भी लग जाए तो कोई पर्चा कोई नहीं होता। ये बड़ा जुल्म है। ये तजलील वाली बात तो कंसीडर ही नहीं है ना, ये तो मौदरी नहीं की जाती। यानी इंसानी हकूक के हवाले से अभी बहुत काम होना बाकी है। बहुत ज्यादा हनान, बहुत ज्यादा। मैं समझता हूँ कि PPC जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट की जरूरत है। CRPC जो है ज़ाब्ता फौजदारी, उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट की जरूरत है। और ये जो जिसको हम ये छोटा, आप ये देखें, आप हमारी सोसाइटी में किसी को सरेआम थप्पड़ भी मार दिए जाएँ तो उस पर भी कोई ऑफेंस नहीं लगता है। तो ये चीज़ें बहुत सारी, जब तक आप ग्रास रूट लेवल से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को महफूज नहीं रखेंगे, तब तक आप सोसाइटी में अमन कायम नहीं कर सकते। अच्छा तैयब साहब, इसी चीज़ को अगर कंपेयर कर लिया जाए यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, तो वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा इन हुकूक की खिलाफ वर्जी पे बहुत सख्त एक्शंस लिए जाते हैं। अमेरिका को अगर देख लिया जाए, अगर किसी के पास सबूत मौजूद है कि इसने थप्पड़ मारा है या मेरे साथ हाथापाई की है, तो उसके ऊपर कानून हरकत में आता है। यहाँ पे ये सिस्टम मौजूद नहीं है। दोनों को कंपेयर करें तो फ़र्क कहाँ पे? हनान देखें, वहाँ तो एक आप कामन एक सिविल हम बात कर रहे हैं सोसाइटी की, कि आम कामन एक मैन के लिए भी वहाँ पर कानून है। वहाँ तो जो एक्यूज हैं, जो मुलज़म हैं, उनके लिए भी कानून मौजूद है। वो उस वक्त तक आप उनको भी कुछ भी इंटरोगेट नहीं कर सकते जब तक वो कहता है कि मेरा लाइन नहीं आएगा। मैंने ये पिछले दिनों भी एक मूवी देखी थी, उसमें एक एक्यूज पकड़ा गया,
चोरी करके भाग रहा था, उसको पकड़ा, उसको उसने पीछे से हथकड़ी भी लगा दी, क्लिप लगा दिया। उसने कहा मुझे सिगरेट दो। आप ये यकीन करें को जो पुलिस वाला था ना वहाँ पे क्रोप, वो उसको सिगरेट अपने हाथ से पिला रहा था। वहाँ पर तो मुल्जमान के भी हकूक है, यहाँ पे अगर मांगता तो 2 से लगानी थी उन्होंने हाँ, गर्दन ये तो बस। अच्छा, अब फ़र्क क्या है? आपने पूछा फ़र्क क्या है? फ़र्क ये कि जिनसे हम 73 साल पहले 73 ईयर्स बिफोर हम आज़ाद हुए हैं, हमें फ्रीडम मिली है, वो सिविलाइज हैं और हमसे बहुत 100 साल आगे हैं, सैकड़ों साल आगे हैं। हमें वो क्या देकर गए हैं? हमारा जो पीपीसी वो देकर गए हैं, पाकिस्तान पीनल कोड जो हमें देकर गए हैं, उसमें बहुत सारा हुक्म एक्चुअली वो उन्होंने बनाया गया था, हमें वो बागी तस्वर करते थे। वो हमारे लिए बनाया गया था कि इनको कैसे कंट्रोल करना है। हमारी हुकूमतें भी शायद हमको आगे बागी ही तस्वर कर रही हैं कि उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है जो आप कर रहे हैं। तो वही कानून हम पे लागू किया जा रहा है। हालांकि अब हम आज़ाद हो गए हैं, उन्होंने अपने जो उनके स्लेव थे उनके लिए ये कानून बनाया था, लेकिन हम शायद हुकूमत हमें ये समझ के कोई चेंजिंग नहीं लाई जा रही। सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी की जिद, यहाँ देखें सबसे बड़ा जुर्म हनान, मैं आपके खिलाफ जितना मर्जी हीनस ऑफेंस का मुकदमा दर्ज करवा दूं, आपको खुदा न खास्ता 2-3 साल जेल काटनी पड़े, बाद में आप बरी होते हैं, मुझे फिर भी कोई नहीं पूछेगा मैंने गलत मुकदमा दर्ज करवाया। सिंपल एक 182 ज़ाब्ता फौजदारी, जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 3 डेज या 500 जुर्माना है। मतलब कोई किसी को कितनी देर भी जेल में अपने असर रसूख की वजह से जलाए और बाद में वो गलत भी साबित हो जाए तो कुछ भी नहीं होगा। और मैंने अब लास्ट कई साल से 182 पे इम्प्लीमेंट होते देखा ही नहीं। पुलिस का काम है कि अगर किसी ने किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, मुकदमा खारिज हो गया या वो कोर्ट से क्विट हो गया, उसके बाद पुलिस कोर्ट को ये रिटर्न भिजवाती है कि 182 की कार्रवाई की जाए, ये झूठी दरखास्त थी, झूठा मुकदमा था। पुलिस भी नहीं भिजवाती। अगर कंप्लेंट बेचारा जो अक्यूज था, विक्टिम था, वो खुद भिजवा दे तब भी उस पर कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसके ऊपर मजीद काम करने की कोशिश है ताकि हम अपने माशरे को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, और कानून जितना सख्त होगा जराइम जो है वो उतने ही कम होंगे। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। और इसमें और ज़्यादा अफसोसनाक जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, और ज़ाहिर है जब हम जाएंगे तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं ना कि कोई नई से नई चीज़, कोई मुख्तलिफ चीज़ लेके आएँ। वहाँ मुझे पता चला, जो मैंने अपने पुलिस में भी सोर्सेज हैं ऑफ द रिकॉर्ड जो उन्होंने बताया, कि गाड़ी में जो गोली लगी है वो गोली बाहर है, यानी उसने डिग्गी को भी क्रॉस नहीं किया आगे। गोली फायरिंग बाहर से नहीं हुई, उसने उतर के सरेंडर किया, उसको 3 फुट के फासले से गोली मारी गई। इंटेंशनली सर ये कत्ल किया गया है। उसने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा मैं बताएं क्या मसला, मैं तो बेगुनाह हूं, क्या हुआ। गाड़ी से वो उतरा है, फिर गोली मारी है सर। ये तो फिर और पुलिस कोई, आप इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी, आप देख लीजिएगा, गोली जो थी वो क्रॉस ही नहीं करके डिग्गी नहीं, जब सुराख ही नहीं अंदर कोई, तो कैसे गोली लग गई अंदर। उसने गाड़ी रोक दी आगे जाके, दौड़ाई जरूर है क्योंकि पुलिस का खौफ भी होता है ना, आपको पता है इस मुआशरे में। वो थोड़ा सा जब क्रॉस कर रहे थे तो पता चला कि वो शायद इनके कोई टायर इनके करीब से इस तरह टच हुआ कि शायद इनके पाँव को छुआ, या उस रिवेंज में आके जब ये पीछे गए तो फिर एक जगह पे जाकर उन्होंने गाड़ी रोक दी, वहाँ फायर होंगे। एसएचओ तो बेचारे को पता ही नहीं, क्योंकि ये तो पेट्रोलिंग पुलिस का मामला है। एसएचओ तो हमारा दोस्त है, वो कॉमर्स रिपोर्टर भी रहे हैं हमारे साथ जब मैं उमर एडिटर जंग था, आपको पता है, जानते। उमर वड़ाइच बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशनल पुलिस अफसर है। वो जब पहुंचा मौके पे तो आगे तो डेड बॉडी थी, वो तो उसने देखा उसके करीब से 2 गाड़ियां गुजरी हैं, और वो आगे जाके जब गाड़ी रुकी है उतार के मारा है। दिस इज वेरी डेंजरस और शेमफुल। ये पंजाब पुलिस के एंड पे मैं समझता हूँ इसकी जितनी मजम्मत की जाए इस पंजाब पुलिस की वो कम है। ये उसी तरह का वाक़या इस्लामाबाद में देखिए हुआ, सीटीडी ने किया, पहले साहिवाल में हुआ, अब फैसलाबाद में हुआ, रात फिर ऐसा एक वाक़या हो गया। अभी उसकी तफसीलात आएंगी सामने, एक और शहरी को मार दिया गया। ये पुलिस स्टेट बन चुका है ये सूबा जो है, ये पंजाब में तो पुलिस इतनी बेलगाम शुतरे बेमहार बनी हुई है, कोई पूछने नहीं वाला। और आपको देख रहे हैं फैसलाबाद में जितने ज़्यादा पुलिस मुकाबले होते हैं, आए रोज़ पुलिस मुकाबले, पंजाब की तारीख के सबसे ज़्यादा मुकाबले इस दौर में हो रहे हैं। जो देखें एक जुर्म 4-4 बंदे उड़ा देते, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग सारी हो रही है। और यहाँ इंसान की कीमत ही कोई नहीं है भाई। जो किसी ने जुर्म किया हो वो उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और फौरी मिलनी चाहिए। उसके लिए इंसाफ की जो कटहरे में उसको खड़ा करें अपना। अगर आपको अपने अदालती निज़ाम पर आपको इत्मीनान नहीं है तो ये और बाइस शर्म है हमारे लिए कि इस मुल्क का अदालती निज़ाम इस काबिल नहीं है कि रियासती इदारे भी उस पर एतबार कर सकें।
तो अच्छा सर, आप क्या कहेंगे, ये इंटेंशनली अगर किया गया, सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी पाँव से गुजर जाने पे इतना अदम बर्दाश्त जाहिर की कि उन्होंने गाड़ी को आगे जाके रोका, बाहर निकाल के फायर मारा, ये जो आप इंटेंशनली बातें बता रहे हैं ना कि गोली पार नहीं हो पाई, ये गाड़ी के अंदर कितने फायर लगे थे और उस लड़के को जो जाँ बहक हुआ उसे कितने फायर लगे हैं, ताकि इसकी जरा तह तक पहुंचा जा सके? अच्छा, इन्होंने पहले तासर ये दिया कि शायद बाहर गाड़ी से फायरिंग हुई, जवाबी फायरिंग में बंदा, जो एक घड़ी घड़ाई कहानी होती पुलिस की। मैंने एसएचओ से पूछा कि आपने कोई असला बरामद किया गाड़ी से? कहते जी हाँ जी, वो कुछ शायद है कुछ छोटा मोटा। मैंने कहा जिन्होंने फायर किया उनका असला आपने कब्जे में लिया? कहते कि वो तो कोई नहीं ऐसा, ये ऐसी तो कोई बात नहीं। असल में प्रॉब्लम ये हुआ है, अब आपको ऑफ द रिकॉर्ड जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली मुख्तलिफ ज़राए से, ज़ाहिर है वो बता नहीं सकते, बहुत ही ज़िम्मेदार ज़राए की ये मैं रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ कि ये कलाशनकोफ की गोली मारी गई थी और सिंगल बुलेट फायर किया गया था। एक गोली जो पेट के एक हिस्से से इधर से दाखिल हुई, लेफ्ट से निकल गई, उससे बंदा नहीं मरता। ये हमें कुछ टेक्निकल माहरीन ने बताया वहाँ। और गोली जो है वो डिग्गी तक भी नहीं पहुंच सकी, वो जो पीछे सीट होती है उसको भी नहीं क्रॉस कर सकी। ये यूं लगता है या ये पहले फायर हुई है, वो निकला उसने, इन्होंने करीब से गोली मारी। अब तक की जितने भी सोर्सेज हमें कह रहे हैं, पुलिस के सोर्सेज अनऑफिशियली बता रहे हैं, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो पोस्टमार्टम से रिलेटेड लोग हैं वो अनऑफिशियली हमने बताया, उन्होंने बताया कि सिंगल बुलेट फायर हुआ है और कलाशनकोफ का बुलेट है और ये करीब से लगा है 3 फुट के फासले से। तो ये जहाँ ये पुलिस स्टेट हो, इस तरह का मनाजर, कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है इस मुल्क में, पुलिस स्टेट है, पुलिस मनमानियाँ कर रही है, पुलिस बंदे मार रही है, और बेगुनाह आम इज्जतदार शहरी जो हैं मामूली बात पर बंदे मार दिए जाते हैं। आपको याद है 2-3 साल पहले की बात है, 2 मासूम तालिब इल्म मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, बिल्कुल, उनको ना रुकने पे उनको मार दिया था, दोनों मर गए। और ये डेवो रोड का गालबन वाकया जी, इधर करीब कहीं मिलर टाउन थाने का। तो ये क्या, कहाँ हम रह रहे हैं यार, किस दौर में रह रहे हैं? पुलिस कल्चर कुछ भी नहीं बदल सका। ये यानी हमारी हिफाजत के नाम पे ये हमें कत्ल किया जा रहा है। ऐसे नहीं होता, कभी भी नहीं ऐसे होता, कहीं भी नहीं होता। ये सिर्फ पंजाब में और पाकिस्तान में होता है। मैं समझता हूँ यहाँ कोई अदारा पूछने वाला नहीं, कोई अदालत इनको पूछने वाली नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी और वजह से तेजी से निकल गए तो आपको फायर किया जा सकता है। इनको कोई खबर की जल्दी है, कोई कहीं पहुंचना है, गलती से आप उनका इशारा रुकने का नहीं देख सके कि रुका है, फर्ज करें तो वो कहेंगे हमने रुका है, रुके नहीं, हमने मार दिया। ये क्या तरीका है भाई? ये तो इस तरह नहीं होता। बिल्कुल, आप ठीक महज़ब है। मुआशरों में तो आप मुल्ज़म के भी बहुत सारे हकूक होते हैं और उनको पूरे एक कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाता है, एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसके तहत उनके जो जुर्म है उसकी सजा मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ चूंकि कोई कानून शानून तो बस ऐसे आपका मोम की नाक कहा जाता है इसे, अच्छा, चाहे मरोड़ ले। बाजुकात सर ऐसे भी होता है कि जो ऑफिशियली गन्स दी जाती हैं पुलिस एहलकारों को, इससे हटके भी उनके पास रिवॉल्वर्स या अपनी गन्स भी मौजूद होती है। क्या उसकी वकास की गाड़ी से जो रिवॉल्वर या गन बरामद हुई उनके लाइसेंस पे थी, लाइसेंस नंबर उनका मौजूद था, और अगर गैर कानूनी थी तो क्या उसके फिंगरप्रिंट्स उसके ऊपर मौजूद थे? कुछ इस तरह की तहकीकात। अच्छा, अभी तो ये बताएंगे ना कि वहां से मिला क्या है, क्या क्या मिला, किस किस्म का असला मिला, और वो अगर वहां से फायर हुआ तो किसको लगा, कहाँ गया, उसकी कोई बुलेट्स मिली इनको? अभी तो बिल्कुल इन्होंने किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक इसकी शफाफ इंक्वायरी नहीं होती, और एक कमीशन बनना चाहिए, आला सतही कमीशन बने जो इस तरह के वाक़यात का इसकी तहकीकात करे, और जो पुलिस एहलकार इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस हैं या उनको कोई हुक्म दिया गया कहीं से, सबको वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उन्हीं के साथ करेंगे। डोगर साहब, क्या कहेंगे, इतना बड़ा वाकया हो गया, सीपीओ की तरफ से, आरपीओ की तरफ से कोई एक्शन लिया गया इसके ऊपर? देखिए, चूँकि नोटिस लिया गया था आला सतह से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी तहकीकात तो हो रही हैं, एक कमेटी भी बना दी गई है। अब असल मामला ये है कि आप इनकी हालत देखें हनान, इतना बड़ा वाकया होने के बाद कोई पुलिस एहलकार, कोई पुलिस अफसर इस पर अपनी राय देने को तैयार नहीं था।
बहुत मुश्किल से हमने तैयब बैठे हैं मेरे साथ, तो इन्होंने एक अफसर अरेंज किया, और जो फरजाना ने जैसे एसएसपी पेट्रोलिंग फारूक हुंदल, जो बिल्कुल रेलेवेंट, जिसके मातहत अमले ने ये सब कुछ किया, उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया, फ़ोन ही नहीं सुन रहे थे। पहले तय हुआ, फरजाना से उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी कि मैं इस पर मौक़िफ़ दूंगा, ऐन वक्त पे फ़ोन बंद कर लिया, और पहले भी मुसलसल उसने फ़ोन बंद रखा। यानी इनके पास, चूँकि इनको पता था कि हमने गलत काम किया, अब इसकी कोई वजाहत, कोई सफाई दे ही नहीं सकते। सीपीओ इस पे बात करने को तैयार नहीं थे, वो कहते जी मेरे तो अंडर नहीं है, ये तो मामला अलग पेट्रोलिंग पुलिस का है। और भाई आपने प्रेस रिलीज भी तो जारी कर दी, आपने इस हद तक चलें कर दी जो मुलजम से पकड़ लिए, लेकिन फिर भी बीइंग सिटी पुलिस ऑफिसर किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई आप ओवरऑल एक हेड होते हैं, तो आप इस पे बात तो कर सकते हैं ना, कुछ कह सकते हैं। बीइंग एक सिटीज़न ही कह दें, एक पुलिस का एक अफसर होने के नाते कुछ बोल दें, वो भी बोलने को तैयार नहीं थे। ये कब होता है? वरना इनसे रोज़ मौक़िफ़ लेते हैं, रोज़ बात करते हैं। ये इनको पता था कि हमने गलत किया। ऐसी सूरत हाल में यही करना था जो इन्होंने किया। और इस तरह के पुलिस अफसर फारूक हुंदल जैसे, जो बात नहीं कर सकते, जो वजाहत नहीं दे सकते, रोज़ाना इनका PR डिपार्टमेंट इतनी प्रेस रिलीज़ें भेजता है कि ये चला दें, ये प्लीज़, हमने ये कर दिया, हमने गश्त किया, हम फलां, जो रूटीन में इनका काम है करना, वो उसी की प्रेस रिलीज़ें भेजते रहते हैं। जब इतना बड़ा वाक़या हो तो उस वक्त सारा अमला क्यों गायब हो गया? इनका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भी गायब हो गया, यानी कुछ भी इन्होंने नहीं किया, कल एकदम सीन से गायब। ये गफलत मुजरमाना है, इनके खिलाफ इस बात पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी मैं समझता हूँ ये नफसियाती तौर पे पंजाब पुलिस जो मरीज़ बन चुकी है, इनके अभी हम कुछ तैयब से भी पूछेंगे, इनके मामला वजाहत करेंगे, हमें बताएंगे ये ऐसा करते क्यों हैं। लेकिन सूरत हाल ये है, मैं समझता हूँ इनके रिफ्रेशर कोर्सेज कराने की ज़रूरत है। इनको कुछ नहीं पता, इनकी ट्रेनिंग होती नहीं, कोई ट्रेनिंग करके यूँ छोड़ दिया जाता है एक बार भर्ती करके। देखिए हर महकमे में जिस महकमे का पब्लिक से वास्ता पड़ना चाहिए, मैं समझता हूँ उनके रिफ्रेशर कोर्सेज वक्तन फ़वक्तन होने चाहिए। उनको पब्लिक डीलिंग सिखाई जानी चाहिए कि आवाम से किस तरह बात करनी है, आवाम से बिहेव कैसे करना है और उनसे मामला कैसे करना है। इसका मतलब ये इनको पता ही नहीं है कि मुजरम कौन होता है, दहशतगर्द कौन है, आम जराइम पेशा अफराद में से कौन किस तरह बिहेव करता है, और आम शहरी किस तरह से अगर किसी भी वजह से गाड़ी तेज़ चला के जा सकता है। ये मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, उनको पता होना चाहिए। और अगर कोई चीज़ मशकूक नज़र आए तो उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे टैकल करना है, ये सारी एक इसकी प्रैक्टिस और इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा कुछ किया ही नहीं जाता। कोई एक आध बार जब भर्ती के वक्त कर लेते हैं वो होगा शायद, लेकिन हम नहीं देखते कि कोई इतनी ज़्यादा को तसलसल के साथ को ट्रेनिंग हो कि इस तरह। जब और फिर एक और बात, जब इतना बड़े वाक़यात हो चुके हैं मुल्क में कि बेगुनाह अफराद, मासूम अफराद, तालब इल्म, 3-3 बच्चों के, छोटे छोटे मासूम बच्चों के बाप जो है मार दिए गए, तो किसी की आंख, किसी के कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी कि हम बैठ के इसका कोई मैकेनिज़्म बनाएं कि भाई आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हों। गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली चूँकि उस पर इल्ज़ाम है और उसकी जो कुछ हो रहा है मुल्क में उससे उसकी तस्दीक भी होती है, शायद कैपेबल नहीं है मामला चलाने की। और पंजाब गवर्नमेंट का तो बिल्कुल इतना बुरा हाल है कि इसका तो किसी महकमे पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। आप देख लें, जो मतलब पुलिस हो, इंतज़ामिया हो, DC हो, शहर में निकल जाएं, जो सूरत हाल में मौजू से कहीं हट ना जाऊं, जो शहर का हाल है आप देख लें, इंतज़ामी लिहाज से और जो पुलिस के जो हवाले से आप देखें उसके मैटर। हाँ, इनको सताइश बड़ी मिलती रहेगी, पता नहीं मैनेज करते हैं। मुझे पता है बाज़ अरकान असम्बली ने मुझे बताया कि यार हम कुछ कहने लगते हैं तो ये हमें कहते हैं कि यार मेरा कुछ थोड़ी सी तारीफ़ कर देना। तो मैंने कहा आप क्यों करते हैं, आप आवाम के नुमाइंदे हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए कि आप वो मैनेज की हुई तारीफ जो है वो होती है इनकी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। तय्यब मकबूल भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। तय्यब, पुलिस वाले इतने रिटार्ड क्यों होते हैं, इतने ज़हनी दबाव का शिकार क्यों होते हैं, वजूहात क्या है इसकी? अनान वक़्त ही करनी है, मैं थोड़ा सा आपको इसको बता दूं कि हम इन्हें पूरा सिस्टम ही इनका ना बिल्कुल डैमेज हो चुका है। पूरा सिस्टम इनका रीस्टोर करने की ज़रूरत है, रिफाइन करने की ज़रूरत है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इनके रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, 2019 में जो पुलिस एहलकार भर्ती किए थे तकरीबन 2,500-3 हज़ार थे, उनका अभी तक बेसिक रिक्रूट कोर्स ही नहीं करवाया गया। जो इब्तदाई उनको बताया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट है क्या, वो सिर्फ अपना टेस्ट पास करके भर्ती हुए हैं, उसके बाद वो ड्यूटी कर रहे हैं।
अब उनको नहीं पता कि दबाव से कैसे निपटना है, उनको नहीं पता कि क्रिमिनल को कैसे जज करना है, उसको चेज कैसे करना है, उनको पता ही नहीं है। बेसिक रिक्रूट कोर्स जो कि 6 माह का एक और 3 माह का एक, ओवरऑल 9 माह का होता है, वो करवाया ही नहीं गया। दूसरी बात, पुलिस ऑर्डर 2002 आने के बाद अफसरान की सीटें बहुत बढ़ गई। उससे पहले था एसपी सिटी, एडिशनल एसपी और अब का एसएसपी, एक डीआईजी बस। अब क्या है, 5 टाउन एसपीज हैं, 13 सर्कल, उनमें डीएसपीज बैठते हैं, ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, सीपीओ, आरपीओ। एक ही मैटर में एक तफ्तीशी को सर्कल ऑफिसर से लेकर आरपीओ तक बुलाता है, कोर्ट भी बुलाती है। सारा दिन वो सिर्फ इसी चक्करों में रहता है, काम करने के ऊपर तो उनका ध्यान रहता ही नहीं। और उनको जैसे जाते वक्त या कोर्ट में या जो अफसरान के पेश होते वक्त जो उनके साथ सलूक होता है वो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद उन्होंने बेचारों ने मेंटली अपसेट ही होना है, डिप्रेस ही होना है, तो उसका यही रिजल्ट निकलना है। दूसरी बात, जब ये साहिवाल का वाक़या हुआ था और फैसलाबाद का उससे पहले वाक़या हुआ था, तब उस वक्त जो आईजी थे, मुझे मुश्ताक से खिला थे शायद, उन्होंने बड़ी सख्ती से हदायत जारी की थी कि जो नाका लगाएंगे जो पुलिस एहलकार, वो पुलिस के किसी भी यूनिट के हों, जो भी नाका लगाएंगे उनकी अलग से ट्रेनिंग होगी, उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, उनको प्रॉपर असला वेपन हैंडलिंग सिखाई जाएगी, तब मखसूस एक तादाद, एक स्ट्रेंथ ली जाएगी जो नाके लगाएगी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पेट्रोलिंग पुलिस है, उनके चूंकि एसपी साहब महीने में 1 दिन आना पसंद करते हैं सिर्फ, इनकी ना कोई ट्रेनिंग करवाई जा रही है, ना रिफ्रेशर कोर्स करवाया जा रहा है इनको, और डायरेक्ट इनको भर्ती किया गया पेट्रोलिंग में। इनका तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वाला तरबियत ही नहीं करवाई गई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये तरबियत करवानी चाहिए ताकि हमारे मुआशरे में जो जुराइम पेशा अफराद हैं उनको हैंडल तो करना है, लेकिन आम आवाम के साथ इन्होंने किस तरह से डील करना है, इनको इस हवाले से भी पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल आज के शो में आने के लिए। जफर डोगर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, आपने हेयर स्टाइलिस्ट तो बहुत सारे देखे होंगे दुनिया भर के अंदर, आप क्योंकि कटिंग करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन आज कुछ मुनफरिद हेयर स्टाइलिस्ट के हवाले से हमने एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर स्टाइल ज़बरदस्त हो तो उसके लिए आपको जाना होगा प्राइम हेयर क्लब के पे, क्योंकि मेरा हेयर स्टाइल भी प्राइम हेयर क्लब से बनाया गया है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारें तो उसके लिए आपको वहाँ जाना होगा। हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन किचन में जाने से पहले मैं फिर से आज आपको कहूँगा कि जनाब, आपके अंदर अगर कोई भी टैलेंट मौजूद है, उस टैलेंट को ज़ाया मत कीजिए। उसकी 30 सेकंड की वीडियो बनाएं, बना के उस नंबर पे व्हाट्सएप करें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। अगर आप अपनी सालगिरह मना रहे हैं तो अपनी सालगिरह की खुशियां भी रिकॉर्ड करके आप हमें भेज सकते हैं, हम उसको भी स्क्रीन पे दिखा के आपकी खुशियों में शामिल होंगे। तो जनाब, हमारा सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है, चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज हमारे शेफ आबिद और यूके शेफ क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। क्या बना रहे हैं आज हम? सर हमारे जो बोलीवुड शॉपिंग मॉल की जो स्पेशल डिश है पंजाबी ढाबा, उसमें मटन मुगलाई हांडी है सर हमारी। मटन मुगलाई हांडी तैयार की जाएगी आज जनाब, ये तो बड़ी जबरदस्त डिश है जो कि तैयार की जाएगी। तो मैं चाहता हूँ बिना वक्त जाया किए आप रेसिपी हमें जो है हमारे पास हाफ केजी मटन है सर, बोनलेस, ये वादे नजर आ रहा है सर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 टमाटर थे, ठीक है, उसको हमने 1 कप पानी डाला, ग्राइंड किया। 3 हमारे पास ऑनियन थे, प्याज सर, उसमें 1 कप पानी, उसको ग्राइंड किया। ठीक है। इसकी व्हाइट सॉस यानी कि तैयार करेंगे। और हमारे पास कोकोनट 50 ग्राम हमारे पास मौजूद है, जो हम लास्ट पे इसमें लगाएंगे कोकोनट पाउडर। ये मिलेगा हमारे पास, ये 100 ग्राम है सर। ये हम जब सालन हमारी तरी छोड़ेगा उसके बाद हम डालेंगे, उसके बाद फिर इसकी बुनाई करेंगे। बाकी पाकिस्तानी मसाले सर, क्रैश चिली का 1 चम्मच, ठीक है, 1 चम्मच साल्ट का होगा सर, ठीक है, 1 चम्मच लास्ट पे हम मसाला लगाएंगे गरम मिक्स है, ½ टीस्पून लगाएंगे हल्दी का। ठीक है। जो लुक है ना सर, हल्की हल्की ब्राउन होगी, और टेक्सचर बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। ये बादाम रखे हैं यहाँ पे, ये सर बादाम गार्निश के लिए डाले हैं। मुगलाई के दौर में इस तरह की ड्राइनेस बहुत चीजें होती थी, नट जो है वो डाले जाते ताकि हंडिया की जायके को इम्प्रूव किया जा सके। तो जनाब आपने देखा, लेकिन ये भी बताएं कि इसे तैयार किस में किया जाएगा? सर गोल्डन घी में 1 करी स्पून हमारे पास घी का मौजूद है सर। जनाब गोल्डन घी के अंदर इसे तैयार किया जाएगा। गोल्डन घी और कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट पे तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगाए जा सके। इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी मौजूद है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत जबरदस्त हो तो बाजार में जाते सबसे पहले आपका इंतखाब होना चाहिए गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन बनास्पति। तो जनाब आगे बढ़ते हैं सर, चूल्हा जो है वो स्टार्ट कर लिया गया है। अब मैं चाहता हूँ डाल के सर इसको
उसके बाद हम इसका जो हमारे पास वाइट सॉस है सर पहले वो डालेंगे। उसके बाद हम हमारे पास पेस्ट बना हुआ टमाटर का वो डालेंगे। उसके बाद हम ये इसका मटन को हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, थोड़ी सी बुनाई करके सर इसको बुनाई करके गरम करके देन उसमें मटन ऐड करेंगे और फिर स्पाइसेस बारी उसके बाद सर टेस्ट आ जाएगा। टेस्ट के बाद हम मिल्क डालेंगे सर, हमारे पास फ्रेश मिल्क मौजूद है सर। उसके बाद हम अच्छा, ये खोपरा पाउडर किस लिए यूज करते हैं सर? इसमें मुगलाई दौर में सर जबरदस्त खाने और हैवी जिसे बोलते हैं, ये ड्राई नट्स हो गया, कोकोनट हो गया, मिल्क भी इसमें डलता है, जो नहीं है सर मिल्क। आज कोई बारूदी चीज तैयार कर रहे हैं आप, तो देखते सर इंशाल्लाह विजिट करें हमारे शॉपिंग मॉल में सर, बॉलीवुड में। जी जी इंशाल्लाह आपको जरूर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब सबसे पहले घी ऐड किया जाए। सर घी ऐड, ठीक है, चूल्हे को थोड़ा तेज कर दिया जाए। ये हमारे पास करी स्पून सर आए, ठीक है, करी स्पून में फिर से आपको बता दूं, ऑडियंस से अक्सर सवाल भी होते हैं कि आपका स्पून बहुत बड़ा होता है। करी स्पून ये वाला होता है और टी स्पून जो है वो आमतौर पे यूज किया जाता है दूसरा। वो टी स्पून भी दिखा दें जरा इनको, ताकि ऑडियंस को पता चल सके। टी स्पून सिंपल ये वाला होता है। जब हम कहें कि टी स्पून यूज कर रहे हैं तो ये वाले चम्मच से, करी स्पून हो तो ये वाले चम्मच से। तो आज करी स्पून एक जो है वो घी का डाला गया है। अभी घी को गर्म होने के लिए हमने रख दिया है और जैसा कि आप देख रहे हैं सर कोकोनट इसका अपना फ्लेवर लास्ट पे लगाएंगे जब हमारी डिश तैयार हो जाएगी ना हंडिया। उसके हम बाद कोकोनट डाल के उसके बाद थोड़ा सा इसकी बुनाई करने के बाद इसको छोड़ेंगे। इसका जो रूमा है ना सर कोकोनट का, वैसे भी वो हमारी जबरदस्त होता है हंडिया की और लज्जत को चार चांद लगा। इसका फ्लेवर भी आएगा। मिल्क हमने रखा हुआ है, ड्राइनेस हमारे पास मौजूद है सर। अच्छा, आमतौर पे मोस्ट ऑफ द पीपल जो घरों पे बैठे होते हैं वो जो हमें गिला करते हैं ना कि जो रेस्टोरेंट जैसी हंडिया है उसका टेस्ट नहीं घर पे आता, तो वो इसलिए नहीं आता कि आप इंग्रेडिएंट पूरे नहीं करते। जी जी। तो जब इंग्रेडिएंट पूरे करेंगे तो मेरा ख्याल है आपको चीजें भी मिलने शुरू होंगी। मैं चीज ऐड कर दें, ये आगे ये हमारे पास ऑयल गर्म हो चुका है। इसका हमने पेस्ट इसलिए बनाया ताकि सर इसका पूरा फ्लेवर निकले। जब टेस्ट पूरा निकल आएगा ना तो सब चीज का मजा आता है, हर चीज पूरी होनी चाहिए। अच्छा, ये इसमें ऑनियन पेस्ट है ये? जी सर, ऑनियन कितने यूज किए? ऑनियन था 1 कप हमारे पास पानी था ग्राइंड करने के लिए। ठीक है, अब इसे कितनी देर के लिए पकाया जाएगा? इसको जब तक इसका पानी खुश नहीं होता उसके बाद हम इसको पेस्ट डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद मटन डालेंगे। मटन डालेंगे पहले या फिर टमाटो पेस्ट? टमाटो डाल के सर इसको बुनाई करके फिर मटन डालेंगे। इसलिए ग्रेवी में बुनाई करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे टेस्ट की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको लाजमी तौर पे गाइड कर दूं कि घी को गर्म करने के बाद हमने जो पेस्ट ऑनियन की ऐड की है, इससे पहले अच्छे से इसलिए पकाया जाएगा कि इसके अंदर जो पानी है जो इसकी स्मेल वो अच्छे से खत्म हो जाएगी, कड़वाहट भी खत्म हो जाए, पानी भी खत्म हो जाए। और उसके बाद जब टमाटो का पेस्ट हम ऐड करेंगे उसका मकसद भी ये होगा कि इसका पानी अच्छे से खत्म कर लें, उसका टेस्ट जो है इनहेंस कर लें। उसके बाद हम मटन जो है उसमें ऐड करेंगे। तो जनाब आप फिर बनाएं इसे, उतनी देर हमारे जो आज के गेस्ट है उनका तारुफ करवाता चलूं मैं, क्योंकि आज जुमतुल मुबारक है। इसी मुनासबत से हमने बहुत खूबसूरत गेस्ट हैं जिनको अपने शो के अंदर दावत दे रखी है। मेरी मुराद जनाब पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब से है और उनके साथ साथ मोहम्मद खान चिश्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। और आज हम उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो इस हवाले से पहले मैं चाहूंगा ज़िया अहमद हाशमी साहब की तरफ मैं चलूं। क्या कहेंगे आप, उम्मत मुसलमान की अगर बात की जाए दुनिया में, मेरा ख्याल है कि इनसे बड़ी ताकत कोई मौजूद नहीं अगर ये मुत्तहिद हो जाएं, लेकिन मुत्तहिद हो नहीं पाते। हमेशा से दूसरे लोग, फॉरनर्स की बात करें, अंग्रेजों की बात करें, वो एक खेल खेलते हैं हमारे साथ डिवाइड एंड रूल का, हमें तकसीम करते हैं और राज करते हैं। इसके पीछे क्या वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमा का दिन मुबारक हो। और इसके बाद मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि आज मैं जिनके पहलू में बैठ के गुफ्तगू कर रहा हूँ आपके साथ, महवे गुफ्तगू हूँ, ये मेरे नात के उस्ताद मोहतरम भी माशाल्लाह, माशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। अल्लाह ताला दारैन की सादतें इनको अता फरमाए और इंशाअल्लाह इनसे नात शरीफ भी सुनेंगे। मैं तो सादत हासिल करता हूँ, तो इनके साथ बड़ी यादें वाबस्ता हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम इत्तेहाद उम्मत की बात करेंगे, आपने सवाल में बड़ी एक अहम बात कही है कि हमेशा से इस्लाम के ख़िलाफ़ जो सबसे ज़्यादा ताकत कामयाब रही है या जो आइडिया कामयाब रहा है वो ये है कि मुसलमानों को जुदा जुदा कर दिया जाए।
रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की रोशनी में अगर हम इसको देखें तो वो कलाम जो कलाम बरहक है और ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया गया, तो उसमें वाज़े फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, कि तुम अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तुम अकेले अकेले अलग अलग फ़िरका में न पड़ जाओ, यानी अलहदा अलहदा ना हो जाओ। इस्लाम हमेशा से इत्तेहाद का सबक देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के साथ ही इसका इजहार शुरू हुआ, वो आपके अपने घर के अंदर से हुआ। आज मैं जब इत्तेहाद की बात करूँगा तो इस इत्तेहाद में हमारी गुफ्तगू हमारा घरेलू माहौल भी है, मुआशरती ज़रूरत भी है और हमारी दीनी मजहबी ज़रूरत भी है और दुनिया को भी इस चीज़ की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा इन चारों पहलुओं को मैं इस पूरे अपने सेगमेंट में मुकम्मल कर लूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी मर्तबत से ये इजहार अपने ख़ानदान से शुरू हुआ है। सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाले भी आपके फैमिली मेम्बर्स थे, आपकी आहलिया मोहतरमा थी उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी बनात थी हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी हमशीरगान थी, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम थे। तो वो ये सबक वहाँ से शुरू हुआ कि वो इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ एडजस्ट और जुड़ गए कि फिर आखिरी सांस तक वो उनके साथ मुंसलिक रहे और दीन के साथ वो उसी तरह जुड़े रहे और इसी ही ख़ानदान की बरकत से पूरी कायनात के अंदर इस्लाम की रोशनी फैल गई। फिर यही इस्लाम की शम्मा जब घर से बाहर मक्का के लोगों तक पहुंची तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही एहतमाम फरमाया कि दारे अरकम में सबको जमा करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे इज्तमाइयत की फ़ज़ा पैदा हुई। आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, हिजरत फरमाने के बाद हमारी शरीयत मुताहरा के कुछ जिनको पिलर्स ऑफ द इस्लाम कहते हैं, कुछ के अहकामात हिजरत से पहले कुछ के बाद में आ गए, लेकिन उनमें आप इस्लाम की एक इज्तमाइयत की नूरानियत देखिए कि नमाज है तो फरमाया कि बाजमात अदा करें, और रोज़े हैं तो एक महीना पूरी दुनिया के अंदर सारे मुसलमानों को एक साथ अता कर दिया कि कोई पाकिस्तान में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, अफ्रीकन ममालिक में रहता हो, अरब ममालिक में रहता हो, मशरक़ वस्ता में हो, जहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले हैं, वो सारे एक ही दिन रोज़ा रख के पूरे जहान को ये पैगाम दें कि अल्लाह ताला ने इत्तेहाद और यगानगत इज्तमाइयत का पैगाम दिया है। दिन में 5 मरतबा मुसलमान इस बात का इजहार करते हैं कि अपने रंग बिरंगे घरों से, कोई कुल्ली से उठ के आ रहा है, कोई दफ्तर से ऑफिस से उठ के आ रहा है, कोई अपनी कोठी से उठ के आ रहा है और आकर एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं सारे, और वहाँ पे फिर यही पैगाम मिलता है। हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें एक ऐसा दीन दिया गया है जो दिन में 5 मरतबा हमें इसका एहसास दिलाता है कि तुम्हारी कामयाबी इस इत्तेहाद में है जो इन सफ़ों के अंदर तुम खड़े होकर किसी एक की इताअत में करते हुए इकट्ठे झुकते हो, इकट्ठे सजदा में जाते हो और इकट्ठे तुम अपने मामूलात को करते हो। तो इस्लाम के तमाम जितने भी मामूलात हैं वो सारे के सारे इत्तेहाद, यगानगत और इज्तमाइयत का सबक देते हैं। और सबसे बड़ी मिसाल जो हर साल पूरी दुनिया देखती है, इतना बड़ा इज्तिमा जो लाखों की तादाद में होता है, वो हज के मौका पर एक ही इमाम की आवाज़ पर वहाँ पे सब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा लगाते हुए एक ही तरह का लिबास पहनकर पूरी कायनात को पैगाम दे रहे होते हैं कि जो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इत्तेफाक इज्तिमा का पैगाम दिया है, उसका अमली मज़ारा हमें एक ही आसमान के नीचे दिखता है, नज़र आता है। तो इस्लाम हमें सबक देता है कि आप मुत्तहिद हो जाएं, आप इकट्ठे हो जाएं, और इसी इकट्ठे होने में ही कामयाबी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मोहम्मद खान चिश्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँ वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ ज़िया अहमद हाशमी साहब मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। हाशमी साहब, उम्मत मुसलमा से अगर हटके हम सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू कर लें तो यहाँ पे भी भाईचारे की बहुत कमी देखने को मिलती है।
अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है और लोगों से एक दूसरे के रवैये बर्दाश्त नहीं होते। हालांकि बहुत बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ भी बर्दाश्त करके कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी का आंखों में आंखें डालना और गुस्से से देखना और जेस्चर्स देना भी बर्दाश्त नहीं होता। आप क्या कहेंगे, इस्लाम क्या कहता है इस हवाले से कि हमें इंसानियत के रवैयों को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरे इंसानों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए? जी, इस्लाम ने बड़ी वाज़ेह बात की है कि बल्कि हर एक पॉइंट को बहुत वजाहत के साथ बयान कर दिया। अगर आप बाहमी ताल्लुक़ एक से दूसरे का है और उसमें अगर कोई रखना पड़ जाए, नाराज़गी की कुछ सबब बन जाए, तो इस्लाम ये कहता है कि जो सुलह करने में पहल करेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत में पहले दाखिल फरमाएगा। यानी जहाँ पे जोड़ने की बात होगी वहाँ पे उसके इनामों किराम में भी इजाफा हो जाएगा। दुनिया में भी इसकी बरकतें हैं और आखिरत में भी इनाम है। आखिरत का इनाम तो वाज़े वाज़े जन्नत है। तो बहुत सारे असबाब हैं। हम अगर मुल्क पाकिस्तान के हवाला से बात करें तो हम यहाँ बहुत सारे पहलुओं को डिस्कस कर सकते हैं। तो हम उसमें से सिर्फ मुआशरती पहलू की बात कर लेते हैं कि हम मुआशरा के अंदर एक फ़र्द की हैसियत से जब रह रहे हैं तो हमारी उस हैसियत में हमसे कुछ डिमांड्स हैं, इस्लाम की भी और हमारे मुल्क की भी और मुआशरे के एक फ़र्द होने के एतबार से उन डिमांड्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हम उन डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगे वहाँ पे हम दूसरों से अलग हो जाएंगे और यकीनी तौर पर हम अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब भी बनेंगे। बल्कि दीन इस्लाम ने तो यहाँ तक भी कहा है यदुल्लाहि अलल जमा, कि अल्लाह ताला का जो हाथ है वो इज्तमाइयत पर है। जहाँ पे लोग इकट्ठे हैं और इत्तेहाद की सूरत है तो अल्लाह ताला की उनको हिमायत हासिल हो जाती है। अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए फजल और रहमत शामिल हाल हो जाती है। तो अब जो उनमें से अलग हो, हदीस तय्यबा से हासिता की हदीस मुबारक है कि अगर तुम्हारा अमीर जिसकी तुम इताअत में हो वो कोई ऐसी बात कहे जिसमें तुम्हारे लिए तंगी हो और तुम उसकी इताअत फिर भी करो, तो फरमाया कि इसमें अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए बेहतरी भी है और इसमें बरकत भी है। तो अगर कोई फ़ैसला ऐसा है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है तो वहाँ पे इजाज़त है कि तुम इताअत अमीर में तुम एक ऐसा तरीका इख्तियार कर सकते हो कि जिसमें यह कहा जा सके कि ये फ़ैसला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक नहीं है। लेकिन अमूमी तौर पर हमारे जितने भी मामलात हैं, आप ज़रा देखिए कि एक रियासत के एतबार से भी देख लें, अल्लाह ताला ने अपनी इताअत का हुक्म दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया और फिर उसके बाद फरमाया उलिल अम्र की तुम इताअत करो। तो उलिल अम्र की इताअत के अंदर एक ख़ास पहलू है, क्योंकि बहुत सारे कवानीन कुरान पाक ने बयान कर दिए हैं, उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये दीन मतीन क़यामत तक रहना है, क़यामत तक रहने की वजह से तहज़ीब व तमद्दुन चेंज होते हैं, हालात चेंज होते हैं, लोगों के अंदाज़ तौर तब्दील होते हैं। तो कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने उलिल अमर के सपुर्द कर दी कि वो उस वक़्त और हालात के मुताबिक फ़ैसले करते जाएं और हुक्म दिया जो किसी भी रियासत का सिटीज़न है कि तुम उनको फॉलो करते जाओ, वो तुम्हारे लिए उसके अंदर बेहतरी है। तो इज्तमाइयत एक मुआशरती ज़रूरत है कि अगर उस मुआशरे का ख़ानदान एक इकाई है तो ख़ानदान के अंदर उस इत्तेहाद की ज़रूरत है। सीधी सीधी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमानी आलिशान एक हदीस तय्यबा, सिल मन कता का, जो तुझसे ताल्लुक़ को तोड़े तो उसके साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़। ये इतनी वसीउल माना हदीस तय्यबा है कि इसमें आपके घर के अफराद भी हैं, बल्कि ऐसा शख्स जो छोटी छोटी बात पे नाराज़ होके अपने बाकी भाइयों से अलहदा हो जाता है, उसको कभी भी इस्लाम ने पसंदीदा नज़र से नहीं देखा। तो मुआशरे के अंदर आप घर में रहते हैं तो वहाँ इत्तेफाक और इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा करें। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हैं तो वहाँ पे इत्तेफाक इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा करें, इज्तिमाइयत होनी चाहिए। अगर आप किसी कम्युनिटी में ख़ास तौर पर किसी, चाहे वो आर्जी तौर पर ही कुछ लम्हात के लिए किसी जगह पे आप इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ पे भी बात बात पे इख्तलाफ राय का इस्लाम कहता है, लेकिन अपने राय को दूसरों पे मुसल्लत करना इसको इस्लाम ने कभी पसंद नहीं फरमाया। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अगर कोई शख्स नाराज हो उससे नाराजगी 3 दिन से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, इसके पीछे क्या वजूहात है? ये तो हदीस तय्यबा में है
कि मोमिन से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ नहीं, बल्कि वो 3 दिन के बाद दोनों गुनाहगार होते हैं। अगर 2 ईमान वाले आपस में नाराज़ हो जाएं और उनकी नाराज़गी 3 दिन से बढ़ जाए, आप देख लीजिए कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आज तक जितने भी अहले शरीयत, अहले इल्म जो लोग हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत अपनी सीरत पेश किया है कि अगर कभी कहीं पे इल्मी इख्तलाफ हुआ तो वो इल्म की हद तक ही रहा है। आइम्मा इकराम का इख्तलाफ रहा है, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का मुख्तलिफ मामलात में अपना अपना ख्याल रहा है, तो वो सिर्फ इल्मी हद तक उनके इख्तलाफात थे और वो बरकरार भी रहेंगे। इख्तलाफ उम्मती रहमतुन कि ये जो इल्मी इख्तलाफात हैं, फ़ुरूई इख्तलाफात हैं, ये तो जीनत होती हैं किसी भी चीज़ की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी बाकी है। लेकिन इसमें जो चीज़ अहम तरीन है वो ये है कि हम एक दूसरे के इख्तलाफ को सुनने की गुंजाइश तो पैदा करें। मसलन आप मुझसे इख्तलाफ राय रख रहे हैं, तो मुझे इतना तो वसीउल कल्ब होना चाहिए कि मैं आपकी पूरी बात को सुन लूं कि आपको मुझसे इख्तलाफ क्या है, या मुझे आपसे कोई इख्तलाफ है तो मुझे उसको बयान करने का पूरा पूरा हक होना चाहिए कि मैं आपसे बड़े अच्छे पैराए में बात कर सकूं। इस बात पे मैं अपने दीनी मज़हब और रिलीजन से रिलेट जो लोग हैं, मैं उनसे ये बात कहूँगा कि हमें गुंजाइश निकालनी चाहिए एक दूसरे की बात सुनने के लिए। चाहे किसी भी हद तक कोई इख्तलाफ करता हो तो हमें उसकी बात को सुन के दलाइल की रोशनी में उसे जवाब देना चाहिए और बड़ी खंदा पेशानी के साथ उससे बात करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हम में से कोई नहीं है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की बात को सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वक़्त दिया है और अपने पास बैठने की गुंजाइश निकाली है, यहाँ तक कि अच्छा पीर साहब, माज़रत चाहूंगा आपकी बात काट रहा हूँ। खानेवाल से एक लड़का है, उसका मैसेज भी हमें शो के दौरान आया है। वो कहते हैं कि वो बेरोजगार है, तो रोजगार हासिल करने के लिए कोई वजीफा उसके लिए अगर कोई है तो लाजमी तौर पर बताएं। जी, मैं उस बच्चे से ये कहूँगा कि अगर वो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 और 27, सूरह आले इमरान की आयत 26 और 27, अगर इशा की नमाज वितर के बाद जो 2 नवाफल हैं वो खड़े होकर अदा करें और इन दोनों आयात को याद कर लें। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। इसके साथ दूसरी आयत है, उसको भी व तर्ज़ुकु मन तशाउ बगैर हिसाब तक। इन दोनों आयात को वो याद कर लें और हर रकत में इशा के वितर के बाद जो 2 नफल अदा करते हैं खड़े होकर अदा करें और उसमें वो 5-5 मरतबा सूरह फातिहा के बाद इसकी वो तिलावत करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद भी फरमाएगा। अगर वो मकरूज़ हैं तो वो मकरूज़ नहीं रहेंगे, और अगर वो मकरूज़ नहीं है लेकिन वैसे तंग दस्ती है तो वो तंग दस्ती इंशाअल्लाह बिल्कुल अल्लाह ताला बरकत जो है उनकी जिंदगी में, बड़ी मुजर्रब नुस्खा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया था मोहम्मद बिलाल चिश्ती ने, जो कि मारूफ नात खां भी हैं, उनसे भी नात सुनेंगे, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाएं। मैं चाहता हूं कोई कलाम। अप टू 51% डिस्काउंट सेल जो है वो लगा दी गई है, और अगर आप चाहते हैं कि उनके बैग्स, उनकी ज्वेलरी, उनके शूज और पेट के आर्टिकल्स खरीदें और डिस्काउंट रेट पे खरीदें, तो उसके लिए आपको जाना होगा उनकी तमाम आउटलेट्स जो कि इनसाइड सिटी फैसलाबाद बल्कि ऑल ओवर द पाकिस्तान मौजूद हैं। तो कहीं पे भी जाके आप उनकी डिस्काउंट से फायदा उठा सकते हैं। 51% अप टू डिस्काउंट जो है वो उनकी तरफ से लगा दिया गया है। तो आप इस सीजन को ज़ाया मत होने दें, इस वक्त को ज़ाया मत होने दें, जल्दी से स्टाइलों पे जाएं, वहां पे जाके अपने फेवरेट आर्टिकल जो है वो खरीद सकते हैं। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।